Okay. Okay. Welcome everyone to our Tuesday webinar on infertility series. Today's topic is advanced techniques for recurrent IVF failure, that is the PGS and ERA. जितने हमारे पुराने वेबिनार्स हुए हैं उनमें हमने आपको बताया है स्टेप वाइज अप्रोच टू द infertile couple, or as I said earlier, most of the couple will conceive with little bit of help from our side, such as by follicular monitoring, ultrasound and basic blood tests. अब जो लोग नहीं कंसीव कर पाते हैं उनके लिए फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, दैट इज एडवांस्ड मैनेजमेंट. एडवांस्ड मैनेजमेंट में आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज सच एज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एंड आईवीएफ. ये सारा आपने पिछले वेबिनार्स में समझा. अब आईवीएफ करने के बावजूद भी few people are not able to conceive. So what can be done for them? For any IVF to be successful, there are few conditions which are very important. दो चीजें सबको समझ में आती है, एक तो एम्ब्रियो सही होना चाहिए एंड सेकेंडली जहां एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया, दैट मीन्स द यूट्राइन कैविटी should be fine. So the seed should be right and the soil should be right, and then only the pregnancy will happen. Now, how do we know about these things? For the uterine cavity or the endometrium to be normal, there is a technique known as ERA. ERA tells us exactly when should an embryo be put inside the uterine cavity to receive it and help in implantation. The details of ERA will be taken up by my colleague Dr. Smithu after my talk on PGS. अगर आपका एम्ब्रियो अच्छा बना है और उसको आपके अंदर इंस्टिल करते हैं तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उसके मेन कारण क्या हो सकते हैं? उसके दो ही मेन कारण हो सकते हैं कि या तो वो एम्ब्रियो जो देखने में अच्छा लग रहा था, मॉर्फोलॉजिकली अच्छा लग रहा था, वो जेनेटिकली अबनॉर्मल. इन एनी कंसेप्शन, whether it is IVF or it is a natural conception, 70% of the embryos which are formed are genetically abnormal. जब नेचुरल कंसेप्शन होता है तो वो आइडेंटिफाइबल स्टेज तक ही नहीं पहुंचता है और वो पहले ही अबॉर्ट हो जाता है. पर आईवीएफ में जब हम वो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं तो वो जब हम उन्हें पिक करते हैं, सो it is very difficult at that time to differentiate between an embryo which is genetically abnormal and which is also morphologically abnormal. Most of the embryos which look morphologically normal may be genetically abnormal. तो ये उनको ऐसे देख के नहीं डिफरेंशिएट किया जा सकता कि कौन सा जेनेटिकली एबनॉर्मल है. सो जैसे एम्ब्रियो पिक किया और वो बाय चांस जेनेटिकली एबनॉर्मल है और उसको हमने ट्रांसफर किया तो आपका आईवीएफ वैसे ही फेल हो जाएगा. वो बात अलग है कि क्योंकि पता 14 डेज के बाद चलता है तो इसलिए 14 डेज के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, पर वो एम्ब्रियो बॉडी ने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया होता है. So then how do we come to know कि which embryo is genetically normal or not? उसके लिए बहुत एडवांस टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग. नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम वो टच क्लिनिक पे स्टार्ट की गई थी. In this technique, what is done? ये जो आप इसमें देख रहे हो ये एक एम्ब्रियो. एम्ब्रियो की लेजर से उसकी आउटर सरफेस में एक होल किया जाता है और फिर एक बहुत फाइन बैग से निडल से एक सेल को पिक कर लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि वो जेनेटिकली नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है. इसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं and it determines the chromosomal makeup of an embryo by screening all 23 chromosomes prior to transfer in IVF. ये तो हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो वो सारे स्क्रीन किए जाते हैं. पीजीएस को आजकल पीजीटीए भी बोलते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एनिप्लॉयडी. The screening helps to reduce the chance of having a child with abnormal chromosomes like Down syndrome, Patau syndrome, Edwards syndrome, and few more abnormalities.
एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब होता है? एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है abnormal number of chromosomes and it's a type of chromosomal abnormality. An extra or missing chromosome is a common cause of genetic disorders or birth defects. Aneuploidy is the most frequent cause of spontaneous miscarriages. Aneuploidy outcome termination of developing fetus. तो क्या फिर सबको पीजीएस करना चाहिए? आइडियली सबको करना चाहिए पीजीएस, but then PGS is an expensive proposition. Apart from being expensive, it is also not available everywhere because it's a very technically demanding procedure. The lab has to be authenticated, and also apart from authorization of lab or authentication of the lab to perform PGS, the embryologist should be well trained, the equipment should be there. So PGS की सुविधा हर IVF सेंटर पर नहीं होती है, पर कुछ कंडीशंस में पीजीएस डेफिनेटली इज हेल्पफुल, जैसे कि अगर आपकी एज मोर देन 35 इयर्स है तो एम्ब्रियो की बायोप्सी कर लेना बेटर रहता है, क्योंकि 35 इयर्स के बाद द चांसेस ऑफ हैविंग अ जेनेटिकली एब्नॉर्मल एम्ब्रियो इंक्रीज रैपिडली. At 35 years of age, the chance of having an abnormal embryo is roughly around 1 in 250. At 40, it is roughly around 1 in 100, and at 45, it is 1 in 4. So then it is such a shame कि आपकी प्रेगनेंसी हो भी गई IVF से और फिर बाद में पता चला कि बेबी जेनेटिकली एब्नॉर्मल है और उसको टर्मिनेट करना पड़ा. So it's better if you can afford and facilities are available, then PGS should be done. अगर आपके रेकरेंट आईवीएफ फेलियर्स हुए जा रहे हैं कि बार बार आईवीएफ हम कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है आईवीएफ और उसके बाद भी सक्सेस नहीं हो रही, तो फिर जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी रूल आउट करना बहुत जरूरी हो जाता है. और कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें रेकरेंट मिसकैरेजेस होते रहते हैं. सो देन द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर रेकरेंट मिसकैरेज इज जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी इन द एम्ब्रियो. तो उनमें भी पीजीएस इज वारंटेड. So what are the benefits of PGS? There is higher chance of pregnancy, it reduces the risk of miscarriage. Also important is कि अगर आपने PGS किया है तो आप सिर्फ एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से भी आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं प्रेगनेंसी के. So there are many people who are little older in age और उनके इतने एम्ब्रियोज नहीं बनते हैं. उन केसेस में अगर एक या दो एम्ब्रियो भी बने और वो पीजीएस करने से उनमें वो नॉर्मल एम्ब्रियो मिल जाते हैं, सपोज 3 नॉर्मल एम्ब्रियो मिले और वो एम्ब्रियोज को हमें फिर 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर इज अ गुड टेक्निक बिकॉज इसका अपने आप सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस इज जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो एंड it also reduces the number of IVF cycles which are required to achieve the healthy pregnancy and successful pregnancy. So overall जो cost है वो, अगर आप बार बार IVF करा रहे हो विदाउट PGS और वो फेल हो रहा है, उसके बजाय अगर आप एक बार IVF कराओ और PGS कराओ तो आपका सक्सेस के चांसेस ज्यादा है और आपकी कॉस्ट भी कम पड़ती है. As I said, the risk of abnormal child increases with age, and you can see at the age of 45, there is almost 84% chance that the child will be genetically abnormal. So, अगर आपने PGS कराया हुआ है तो this abnormal baby का chance आपका almost nil हो जाता है. बस कहीं पर भी IVF procedure का success rate is around 35 to 40% depending upon your age and your egg quality, sperm quality and other factors. So फिर इस सक्सेस रेट को आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं? इट इज विद द हेल्प ऑफ पीजीएस एंड एरा, एंड ये देखा गया है कि पीजीएस करके सक्सेस रेट कम्स टू रफली अराउंड 50%. देन हाउ इज द पीजीएस डन? इट्स अ नॉर्मल जैसे आईवीएफ करते हैं, आपको इंजेक्शंस लगते हैं और आपके एग्स को ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है और एग्स बनाए जाते हैं. जब एग्स प्रॉपर साइज के बन जाते हैं तो फिर उन एग्स को हम बाहर निकाल लेते हैं आपको बेहोश करके. उनको आपके पार्टनर या हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है और जब 5th डे पर जो एम्ब्रियो बनता है उसकी लेजर से एक बायोप्सी लेजर से उसकी आउटर सरफेस में होल्ड करके एक सिंगल सेल को बायोप्सी पिपेट से ले लिया जाता है, एंड दैट इज द वे द प्रोसेस इज डन. सो वी विल नाउ शो यू अ वीडियो. ये पीजीएस का वीडियो है जो हमारे सेंटर पर ही किया गया था.
So you can see that this is an embryo. ये जो round ball जैसा दिख रहा है ये अच्छा सा embryo है. इसको होल्डिंग पिपेट से होल्ड किया गया है और इस एम्ब्रियो के अराउंड ये वाले जो सेल्स हैं इनको ब्लास्ट सेल्स बोलते हैं और ये वाले ये लेजर लाइट है. अब ये आउटर आउटर लेयर है इसमें लेजर से फूल बनाया जा रहा है. So you can see that this is such a fine process. These embryos are 40 microns और इनके अंदर लेजर से इसकी आउटर सरफेस पे इतने प्रिसीजन से होल बनाया जाता है जिससे कि एम्ब्रियो डैमेज ना हो और फिर ये इस बायोप्सी पिपेट से उसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर जाते हैं. यहाँ पे ये होल बन गया. जब आप उसको होल स्टेज पे छोड़ देते हो उसको लेजर हैचिंग बोलते हैं पर आजकल लेजर हैचिंग का कोई रोल नहीं देखा गया है. So these are the laser shots which are fired and this is how the outer zona pellucidum hole is made into it. And then this way a biopsy is taken from it. So why is this procedure not done everywhere? Because it's a very high technically demanding procedure. Then it is an expensive procedure. IVF lab should be very high standard, and the Touch Clinic is first clinic in north of Delhi to start TGS at site. This is the international validation certificate of the Touch Clinic to perform TGS on site. So this is the whole technique of TGS. TGS is very helpful, and it is especially helpful in the cases who are suffering from recurrent implantation failure or recurrent IVF failure, जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, एम्ब्रियो अच्छे बन रहे हैं पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. उन केसेस में टीजीएस जो है वो एम्ब्रियो की क्वालिटी को डिटरमिन कर सकता है. So now, what could be the another reason for not conceiving? उसके लिए ERA or endometrial receptivity array can help. So now I invite Dr. Smithu, my colleague, to take you through endometrial receptivity array. Thank you. Good afternoon, everyone. So the topic of my presentation today is endometrial receptivity era.
Many women undergoing IVF are unable to get pregnant even after transferring good quality embryos. Grade A क्वालिटी मतलब गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करने के बावजूद भी आईवीएफ से प्रेगनेंसी नहीं होती। तो जो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या यूट्रस उस समय रेडी था एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। सो द टाइमिंग ऑफ एम्ब्रियो transfer is also very important. It should neither be too early nor too late, but at just the right time. So along with the good quality embryo, हमने uterine receptivity के ऊपर भी वर्क करना है। So there is a soil and seed theory. वो कहते हैं कि जैसे एक अच्छे पौधे के लिए, एक गुड हेल्दी प्लांट के लिए we need good quality seeds and fertile soil. इसी तरीके से एक हेल्दी प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए we need grade A good quality embryos as well as receptive endometrium. Now ये endometrium क्या चीज है? Endometrium is the inner lining of the uterus. ये जो आपको फोटोग्राफ में दिख रही है स्लाइड पे, this is the inner lining of the uterus and this is the place where the embryo implants. यहाँ 9 months आपकी प्रेगनेंसी यही ग्रो करती है और this is the nest of the embryo. So अगर यहाँ की conditions ideal नहीं है तो यहाँ even with best grade A embryo implantation नहीं हो सकती. So now what is endometrial receptivity? The endometrium is receptive when it is ready for embryo implantation to occur. This period of receptivity is called window of implantation. So window of implantation वो time period है जब uterus की receptivity सबसे ज़्यादा होती है embryo को receive करने के लिए. So हर lady की अपनी ही एक unique window of implantation होती है. तो if you come to know what is your personal window of implantation and after knowing that you get your embryo transfer done according to it, तो आपके chances of getting pregnant with IVF it increases. अब इसका कैसे पता चले, इस विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन का कैसे पता चले? तो ये एक एरा टेस्ट होता है, इट्स ए जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे हमें अपनी विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन का पता चलता है एंड इससे हम यूनिक पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम पता चलता है जब यूट्रस की रिसेप्टिविटी बेस्ट होती है टू रिसीव द एम्ब्रियो। Indications of using this test, ERA test. Ideally, हर पेशेंट जो IVF के लिए जा रहा है उसे ERA टेस्ट करवाना चाहिए, उसे अपनी विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन का पता होना चाहिए। बट those patients जिनके रिपीटेड IVF फेलियर्स हो रहे हैं, जिनके बहुत सारे IVF साइकिल्स उन्होंने करा लिए हैं और बार-बार उनकी फेलियर्स हो रहे हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो रहे हैं, तो उनको ERA टेस्ट जरूर कराना चाहिए बिफोर the next IVF cycle. What are the benefits of using ERA? Of course, it maximizes your chances of getting pregnancy and you don't lose your grade A embryos. जो आपकी good quality के grade A embryos होते हैं, वो आप नहीं lose करते and you improve your chances of getting pregnant with IVF cycle. Now, what about the timing of biopsy? ERA नेचुरल साइकिल में भी किया जा सकता है या HRT साइकिल में भी किया जा सकता है। कॉमनली HRT साइकिल ही यूज किया जाता है। इसमें मेंसेस के डे 1 डे 2 से एस्ट्रोजन टैबलेट शुरू करी जाती है एंड द डोज इज 6 मिलीग्राम पर डे एंड नॉर्मली 10 डेज ऑफ एस्ट्रोजन से यूट्रस की प्राइमिंग हो जाती है एंड फिर हम प्रोजेस्टेरोन शुरू करते हैं 800 मिलीग्राम्स पर डे। After 5 days of progesterone, endometrial biopsy ली जाती है using a very thin cannula, जिसे people कहते हैं। Endometrial curettings, few bits of endometrial tissue, बच्चेदानी के अंदर से कुछ endometrial tissue के bits निकाले जाते हैं और उसको ERA के टेस्ट के लिए भेजा जाता है। वहाँ जेनेटिक लैब में इन एंडोमेट्रियल क्यूरेटिंग्स की RNA एक्सट्रैक्शन होती है
और फिर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से इनकी एनालिसिस होती है और अप्रोक्सीमेटली 14 वर्किंग डेज में रिपोर्ट तैयार हो जाती है एंड नेक्स्ट ट्रांसफर इस रिपोर्ट के बेसिस पे किया जाता है। अब एरर के टेस्ट रिजल्ट्स चाहे रिसेप्टिव हो सकते हैं या नॉन रिसेप्टिव आ सकते हैं। अगर रिपोर्ट रिसेप्टिव है इसका मतलब ये है कि आपकी विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन उसी दिन लोकेटेड है जिस दिन आपका एम्ब्रियो बायोप्सी हुई थी, जिस दिन आपका सैंपल लिया गया था एरा का। सो इट इज रिकमेंडेड to proceed with embryo transfer under the same conditions as for biopsy. तो जिस तरीके से एरा वाला साइकिल किया था एग्जैक्टली वैसे ही जो आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल वैसे ही मिमिक करेगा। उतने ही डोज ऑफ एस्ट्रोजन देनी है, उतने ही डेज ऑफ एस्ट्रोजन देनी है, प्रोजेस्टेरोन की भी उतनी ही डोज रखनी है एंड उतने ही नंबर ऑफ डेज देनी है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डे 17 पे आपने एरा टेस्ट किया है तो नेक्स्ट साइकिल आपका फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल भी डे 17 पे ही होगा। सो आपका एफईटी साइकिल एग्जैक्टली एरा साइकिल को मिमिक करेगा। अगर आपकी टेस्ट रिजल्ट रिसेप्टिव आते हैं, अगर आपके टेस्ट रिजल्ट नॉन रिसेप्टिव आते हैं दैट मींस यू हैव ए डिस्प्लेस्ड विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन। फिर इसमें एरा कंप्यूटेशनल एक प्रेडिक्टर है, एक कंप्यूटराइज्ड वे में आपकी विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन को कैलकुलेट किया जाता है और फिर पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। सो इन शॉर्ट दिस इज द एरा टेस्ट. Basically it helps in improving the chances of getting pregnant with IVF. Thank you. Now I invite Mrs. Archer for the closing remarks. Thank you so much, ma'am. Now I am ending up this session by telling you some information about Touch Clinic services. As already Dr. Piti has told you about the services, but again मैं एक बार आपको repeat करवा देती हूँ. So at Touch Clinic, we take all precautions for COVID-19, consultation with prior appointments, and any delivery prior appointments only. COVID testing is done prior to delivery or any surgery. We take care of all the safety parameters in our clinic. We have a pharmacy, quick delivery of medicine at your doorstep. You can call on the number 0172 5032 467 or 9613112000. आप इन नंबर्स पे कॉल करके मेडिसिन अपने डोर स्टेप्स पे जो है वो स्क्रीन शेयर हो रही है विशाल जी? अच्छा नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक मिनट, सॉरी। अब हो रही है? हाँ, फाइन नाउ। राइट। सो जैसे मैं बता रही थी आपको मेडिसिन के बारे में, आप अपने जो है होम डिलीवरी मेडिसिन अपने घर पे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए आप कॉल करेंगे 9613112000 पे या 01725032 आप इन नंबर्स पे कॉल करके मेडिसिन जो है अपने डोर स्टेप्स पे जो है वो मंगवा सकते हैं। हमारी लैब भी है, यू कैन अवेल होम ब्लड सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी एट योर डोर स्टेप, जिसके लिए आपको कॉल करना है 99154 96821 पे या 9915748821 पे। आप इन नंबर्स पे कॉल करके ब्लड सैंपल के लिए हमारे जो है कि कोविड के लिए जो भी पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, हमारा स्टाफ जो है वो रखता है। होम केयर सर्विस है, जैसे कि डॉक्टर पीजी ने आपको बताया है, होम केयर का 10 डेज का प्लान है। जो भी पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं उनके लिए है, जिस पैकेज में आपको डेली टेली कंसल्टेशन होती है। होम केयर डॉक्टर हमारा डेली आपको जो है कॉल करता है और जो हमारी नर्स है वो डेली आपको ट्वाइस अ डे कॉल करके आपके वाइटल्स जो है वो अपने पास नोट करती है और आपको डेली के डेली बताते हैं। हम उसमें होम ब्लड सैंपल कलेक्शन भी होता है, जिसमें आपकी लैब कॉस्ट जो है वो एक्स्ट्रा रहती है और होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन आपके डोर स्टेप पे जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, जिसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसकी मेडिसिन जो कॉस्ट होगी वो एक्स्ट्रा होगी।
ठीक है। अगर कोई डॉक्टर प्रीति से बात करना चाहता है, कोई वीडियो कंसल्टेशन करना चाहता है या फोन कंसल्टेशन करना चाहता है या हमें विजिट करना चाहता है क्लिनिक में, तो हमारा जो क्लिनिक का एड्रेस है वो है बेस्टेक मॉल में A5A8 बेस्टेक बिजनेस टावर सेक्टर 66 मोहाली। और अगर कोई वीडियो कंसल्टेशन या फोन कंसल्टेशन करवाना चाहता है तो वो अपनी जो है स्लॉट बुक कर सकती है कॉल करके 99157 48821 एंड 9888448803 पे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जो टाइमिंग्स हैं हमारे अपॉइंटमेंट के वो है 10 to 6 मंडे टू सैटरडे। जैसे कि आप सबको पता है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमारे जो वेबिनार्स हैं वो एवरी वीक रहते हैं। जो एवरी ट्यूसडे हमारे जो होते हैं वो इनफर्टिलिटी के टॉपिक्स पे होते हैं और जो एवरी फ्राइडे होते हैं वो प्रेगनेंसी के टॉपिक्स पे होते हैं। जैसे आज हमारा जो टॉपिक था वो इनफर्टिलिटी के ऊपर था कि व्हाट इज IUI एंड IVF। जो नेक्स्ट ट्यूसडे हमारा वेबिनार है वो जो इनफर्टिलिटी पे रहेगा वो है एडवांस टेक्निक्स फॉर रिकरेंट IVF फेलियर्स। सॉरी, हाँ, जो नेक्स्ट रहेगा हमारा नवंबर का है, तो ये जो है लास्ट अक्टूबर का हमारा जो है वो कवर हो चुका है। अब 3 नवंबर को हमारा PCOD एंड इनफर्टिलिटी के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा ट्यूसडे को वेबिनार, नेक्स्ट फ्राइडे जो अभी कमिंग फ्राइडे आ रहा है, तो उस पे जो हमारा वेबिनार है दैट इज ऑन 30th अक्टूबर, स्टे फिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस टिप्स के ऊपर, जिसमें हमारे जो स्पीकर है वो है डॉक्टर प्रीति जिंदल एंड डॉक्टर चेरी। स्टे ट्यून। अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई जैसे किसी ने वीडियो बीच में स्टार्ट किया है वेबिनार, वो हमारी वेबसाइट पे जा सकता है। हमारी वेबसाइट है www.thetouchclinic.com। आप हमारी वेबसाइट पे जाके जितने भी पुराने वीडियोस हैं आप वो भी देख सकते हैं और हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। और कोई भी किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहता है, ब्लॉग्स वगैरह, तो वो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर सारे अपडेटेड है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ अपनी वेबसाइट www.thetouchclinic.com। ठीक है, स्टे ट्यून विद अस। नेक्स्ट फ्राइडे हम आपको मिलते हैं प्रेगनेंसी के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।